नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। अच्छे से यहाँ पे जानेंगे आप दोस्तों। नागरिकता यानी सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो इसको जो है संविधान के किस भाग में रखा गया? संविधान के भाग 2 में जो है रखा गया नागरिकता यानी सिटीजनशिप को। साथ ही भारत में कैसी नागरिकता? भारत में एकल नागरिकता है। और साथ ही संविधान के भाग 2 में कितने आर्टिकल पढ़ते हैं? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से छोड़ी जाती है? 3 प्रकार से। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से जो है बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो इसको जो है संविधान के भाग 2 में रखा गया। और अनुच्छेद की बात की जाए तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो हम पढ़ते हैं। नागरिकता की बात की जाए यानी राजनीतिक अधिकार और मूल अधिकार। तो नागरिक कौन होता है? जैसे भारत के नागरिक हैं तो इनको जो है सभी राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं और साथ ही सभी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स इन्हें मिले हुए हैं। तो ये जो है भारत के नागरिक जो है कहलाते हैं। अब साथ ही जो भारत में एकल नागरिकता है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यानी एकल नागरिकता का मतलब होता है जैसे आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता जो अपने आप स्वतः यानी अपने आप जो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलती है। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक होंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर भारत के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो ये होता है एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नागरिकता का प्रकार एकल नागरिकता, ये अभी मैंने आपको बताया कैसी नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, तो इसी दिन जो है नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 5 आर्टिकल जो है उसी दिन जो है लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था। और बाकी के 10, 11 दो जो बाकी के आर्टिकल बचे 10, 11 इसको 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण संविधान लागू किया गया था, जब जो है लागू हो गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे नागरिकता से संबंधित 5 आर्टिकल कब लागू हुए थे और बाकी के 2 आर्टिकल कब लागू हुए थे। तो पहले जो 5 आर्टिकल थे 5, 6, 7, 8 और 9, ये आर्टिकल जो है 5 आर्टिकल कब लागू कर दिए? 26 नवंबर 1949 को ही जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब इसको स्वीकार किया गया था। और बाकी के 2 आर्टिकल जब लागू कर दिए गए थे जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब कर दिए गए थे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं जिनसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जैसे जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से या भूमि अर्जन द्वारा। तो अब इन सभी को हम एक एक करके जानेंगे। यानी जन्म से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है? वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से या भूमि अर्जन द्वारा। तो आप सबसे पहले हम जानेंगे जन्म से। तो जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? यहाँ पर कहा गया है किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है। यानी जन्म से नागरिकता के लिए किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। अब यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, तो इनको जो है क्या जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाती थी। यानी दोस्तों, जो शत्रु के अधीन, जैसे भारत का पीओके शत्रु के अधीन है यानी पाकिस्तान के अधीन है, इस पर जो भी बच्चे जो है जन्म लेते थे उनको जो है क्या होता था? भारत की नागरिकता मिल जाती थी जन्म के आधार पर। लेकिन इसीलिए जो है जब यहाँ पर कुछ अपवाद हैं तो इसी को सही करने के लिए जो है यहाँ पे एक नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था। इसमें किया गया था जन्म से नागरिकता के लिए जो है उसके माता पिता में से एक कोई भारतीय नागरिक होगा तभी जो है उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पे एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का
किया गया था, जिसमें कहा गया था जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो इस प्रकार जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिलती थी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वंश परंपरा के अनुसार। तो वंश परंपरा के अनुसार किस प्रकार नागरिकता मिलती है, तो इसमें कहा गया है विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। यानी किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसको वंश परंपरा के अनुसार जो नागरिकता मिल जाती थी। और साथ ही जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक नागरिकता संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 से पहले क्या था, यानी किसी का जन्म जो है विदेश में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसको जो है जन्म के यानी वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कहा गया था यानी माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी वंश परंपरा के अनुसार। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो एक पॉइंट और जोड़ा गया था जिसको हम नोट में करके लिखेंगे। यानी 3 दिसंबर 2004 में कहा गया था, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अब किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, तो यहाँ पर एक कंडीशन यानी शर्त रख दी गई थी। यहाँ पे कहा गया था जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना होगा। यानी मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म जो है कहाँ पर होता है, विदेश में होता है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसको जो है 1 साल के अंदर जो है अपने बच्चे का भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है पंजीकरण कराना होगा, तभी जो है उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है वंश परंपरा के अनुसार। अगर पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी और साथ ही जुर्माना और लग सकता है। तो ये कहा गया पंजीकरण में, याद रखेंगे। अब पंजीकरण से देख लेते हैं पंजीकरण से किस प्रकार नागरिकता मिलती है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 5 से 7 वर्ष और अब इसको घटा के कितनी 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली हो। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो ये जो है दोस्तों पंजीकरण से नागरिकता ले सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं देशीयकरण से। तो देशीयकरण से किस प्रकार नागरिकता मिलती है, यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार कर देता है या ग्रहण कर लेता है। यानी कोई विदेशी व्यक्ति है ये जो है अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता स्वीकार कर लेता है या ग्रहण करना चाहता है तो इसके लिए जो है भारत की नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष जो है 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर 5 वर्षों तक जो भारत में रहा हो और साथ ही दोस्तों संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से जो है किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, अच्छे से बोल लेता हो, तब जो है देशीयकरण से वह क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष तक जो है भारत में रहा, यहाँ पर जो है पहले 11 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इस अवधि को जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है घटा कर कितना 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, कौन सा, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से। अब आते हैं भूमि अर्जन द्वारा। तो भूमि अर्जन द्वारा किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जाती है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों भूमि अर्जन द्वारा। इसमें कहा गया है भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित करना, भारत में विलय करना हो। यानी मान लेते हैं दोस्तों जैसा बांग्लादेश है या पीओके है, पीओके को अगर भारत जो है अपने आप में यानी भारत में शामिल करता है तो इस पर जो भी जनसंख्या निवास करती है तो उनको जो है भूमि अर्जन के द्वारा जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये समझ आया होगा भूमि अर्जन द्वारा किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी भारत किसी नए भूभाग को भारत में शामिल करता है तो उस पर जो भी जनसंख्या रहती है, निवास करती है, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी भूमि अर्जन द्वारा। तो इन 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है। अब कितने प्रकार से छोड़ी जाती है तो इनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नागरिकता का अंत। तो नागरिकता कितने प्रकार से,
जैसे परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। परित्याग की यदि हम बात करते हैं, परित्याग क्या होता है, यानी कोई व्यक्ति जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसको परित्याग। पर्यवसान यानी कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए जो है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो है भारतीय नागरिकता स्वतः यानी अपने आप जो है समाप्त हो जाएगी। पर्यवसान के बाद आता है वंचित किया जाना, यानी उसकी नागरिकता को समाप्त करना या वंचित किया जाना। तो इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो हैं, जैसे संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान को नहीं मानता तो उसकी जो है संविधान की तहत जो है वंचित किया जाना, यानी उसकी नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। मान लेते हैं दोस्तों भारत का युद्ध बांग्लादेश से है या पाकिस्तान से, तो इसमें जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इस समय जो है भारतीय नागरिक, कोई ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत की सपोर्ट न करके किसकी, पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, तब उस स्थिति में जो है इस व्यक्ति की नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, यानी मान लेते हैं कोई भारत में देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, लेकिन 5 वर्ष के भीतर जो है किसी अन्य देश द्वारा जो है उसको 2 वर्ष की सज़ा मिल जाती है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। लगातार भारत से 7 वर्ष तक बाहर रहने पर और किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो इस प्रकार जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता समाप्त होती है और 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। अब आर्टिकल जो है, इन आर्टिकलों को देख लेते हैं। संविधान में नागरिक संबंधित प्रावधान, तो संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तो आर्टिकल 5 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, यानी भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति हैं उनको आर्टिकल 7 में, और जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हैं उनको आर्टिकल 6 में जो है रखा गया है। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 8 में जो है भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी दोस्तों मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो है जन्म भारत में हुआ है लेकिन वह जो है किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करके जो है विदेश में रहते हैं तो उसको जो है भारतीय उद्भव का व्यक्ति या भारतीय मूल का व्यक्ति जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 9 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 9 में किसके बारे में बात की जाती है? इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 कहता है अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की या विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही जो है समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 क्या कहता है? ये कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, नागरिकता का बना रहना। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 की हम बात करते हैं। संसद को जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। जो संसदीय पार्लियामेंट है इसको जो है कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 11 में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है तो इनको और देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है इसमें अब तक जो है कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है 6 बार जो है संशोधन किए गए हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में किया गया था। फिर इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। तो ये 6 संशोधन किए गए थे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप का टॉपिक जो कि हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।